नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण की विधियों का भाग 2 और इसमें बहुत सारी भाषा शिक्षण की विधियों की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो आइए हम जल्द ही शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली भाषा शिक्षण की विधि है पर्यवेक्षण विधि। पर्यवेक्षण विधि का अर्थ होता है शिक्षक के द्वारा छात्रों को कुछ कार्य दिया जाता है और साथ में जब छात्र वह कार्य कर रहे होते हैं तब अध्यापक उनके कार्यों का अवलोकन करता है और उनके साथ ही उनका मार्गदर्शन करता है। तो देखिए यहाँ से अमेरिकी विद्वान जॉन डेजी मॉर्वल ने अवलोकन और निरीक्षण की विधि को सम्मिलित करते हुए इस विधि का निर्माण किया। अवलोकन और निरीक्षण दोनों साथ में चलेंगे, जिनमें सभी बालकों को स्वतंत्र रूप से स्वाध्याय करने का अवसर दिया जाता है तथा शिक्षक उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, अवलोकन करता है और निरीक्षण करता है और साथ में मार्गदर्शन करता है। बाइनिंग के शब्दों में मेज या दराजों के चारों ओर बैठे विद्यार्थी जब शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में स्वाध्याय करता है तो यह पर्यवेक्षण की विधि होती है। इसके गुण देखिए, मनोवैज्ञानिक विधि है, स्वाध्याय के गुणों का विकास करती है, बालकों में अनुशासन पैदा करती है, ध्यान केंद्रित करने के गुणों का विकास करती है क्योंकि छात्र स्वयं पढ़ता है तो उसका ध्यान केंद्रित होता है। इसके दोष है, इसमें समय अधिक खर्च होता है, शिक्षक निष्क्रिय होता है क्योंकि छात्र स्वयं पढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बालकों में नीरसता आती है क्योंकि वह कुछ अतिरिक्त जानना चाहते हैं और छोटी कक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी नहीं है क्योंकि उनको शिक्षक द्वारा ही पढ़ाया जा सकेगा। दूसरी विधि है यहाँ पर श्रुति लेखन विधि। श्रुत लेखन का शाब्दिक अर्थ होता है श्रुत यानी सुनकर और लेखन यानी लिखना, तो सुनकर लिखना। यह लेखन की प्राचीन और परंपरागत विधि है क्योंकि गुरुकुल के ज़माने में इसी प्रकार से गुरुजी अपने बालकों को पढ़ाते थे। तो भाषा का शिक्षक जब बालक को शुद्ध लेखन सिखाने का प्रयास करता है तो वह शुद्ध लेखन विधि को अपनाता है। इसके लिए वह विशेष रूप से कुछ पाठ के अंश या फिर 20 कठिन शब्दों का चुनाव करता है। विशेष रूप से उपयोगी है भाषा के शिक्षक के लिए तथा सभी बालकों को एक साथ बैठा करके स्वयं शिक्षक उसका उच्चारण करता है और सभी बालक ध्यानपूर्वक शिक्षक की बात को सुनते हुए लिखने का प्रयास करते हैं तथा अंत में शिक्षक प्रत्येक बालक की पुस्तिका स्वयं जांचता है और जो शब्द अशुद्ध पाए जाते हैं उन अशुद्ध शब्दों को स्वयं शुद्ध लिख करके बालक से 10-10 बार लिखवाते हैं जिससे उनकी उस अशुद्धि का सुधार हो सके। जैसे ये शब्द है यहाँ पर विद्यालय, उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों जो है वो आधे आते हैं, ये देख करके उनकी जांच करते हैं। आदर्श, ज्ञान, हिरण्यकश्यप, सरकारी, श्रीमती इत्यादि। इस विधि के गुण है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। लगभग सारी विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां होती है। बालकों में शुद्ध शब्द लेखन का विकास करने में श्रुत लेखन विधि का योगदान है। दोष है, इसमें भी समय अधिक खर्च होता है और कई बार शिक्षक योग्य नहीं होता क्योंकि उसके द्वारा जो उच्चारण किया जाता है वह सही नहीं होता। अगली विधि आती है अपने ध्वन्यात्मक विधि। ध्वनि को इंग्लिश में बोलते हैं साउंड, और तो साउंड के स से है माइकल सेमर, ठीक है। सेमर के अनुसार यदि बालकों के एक समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखकर दे दिए जाते हैं तो बालक उनके आधार पर कई नए शब्द बनाने लगते हैं। जैसे एक मात्रा के शब्द यहाँ पर चल, बल, फल, तो इसी प्रकार बालक बना लेंगे नल, जल और कल। और इसी प्रकार आ की मात्रा वाले शब्द काम, धाम, नाम, वैसे ही राम, श्याम इत्यादि। कुल मिलाकर बालक जो है उनका अनुकरण करेंगे ध्वनि को सुनते हुए। तो इस विधि का उपयोग भक्तिकालीन कवियों की रचना पढ़ाने में भी किया जाता है। विशेष करके रहीम, मीरा, सूरदास, रसखान, तुलसीदास आदि की विधियों को पढ़ाने के लिए ध्वन्यात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सैनिक विधि, श्रवण भाष्य विधि या स्मरण भाष्य विधि। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा, तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध के समय इस विधि को सबसे पहले अमेरिका के सैनिकों को भाषा सिखाने में किया गया था, इसलिए इसे सैनिक विधि कहते हैं। मतलब अमेरिका के सैनिकों को भाषा सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किए जाने के कारण से इस विधि का नाम पड़ गया सैनिक विधि। और इसके दूसरे नाम है श्रवण भाष्य या स्मरण भाष्य। तो इसके लिए उस समय अमेरिका की सेना ने प्रमुख शिक्षाविद, नाम लिखा हुआ है पोज, सपीर, ब्लूमफील्ड आदि के सहयोग से ASTP आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये चलाया तथा 15 से 20 लोगों के कई समूह बना करके उन्हें भाषा का ज्ञान करवाया गया। इस विधि में मौखिक रूप से शिक्षक उच्चारण करता है या फिर टेप रिकॉर्डर के माध्यम से
वह बालकों को किसी विषय वस्तु को सुनवाता है। तो इसमें क्या होगा, बालक जो टैप रिकॉर्डर द्वारा सुनाया गया है या मौखिक रूप से शिक्षक द्वारा जिसका वाचन किया गया है उसको वह ध्यान से सुनेगा, मतलब उसका ध्यान से स्मरण किया जाना अनिवार्य है, तथा बालक स्मरण के आधार पर सीखता है और इसलिए इस विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि, श्रवण भाष्य विधि के नाम से भी जानते हैं। भाषा विज्ञान पर आधारित होने के कारण इस विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। गुण क्या है इसके, इससे श्रवणेंद्रियों का विकास होता है। श्रवण वाली इंद्रियां विकसित होती है क्योंकि उनको ध्यान से सुनना है। सुनना और बोलना कौशल पर अत्यधिक बल दिया जाता है और बोलने पर आधारित होने के कारण भाषा विज्ञान को महत्व दिया जाता है। दोष क्या है इसके, पढ़ना और लिखना गौण हो जाता है क्योंकि केवल सुनने पर ध्यान देते हैं। दूसरा, भाषा का सैद्धांतिक पक्ष नगण्य होता है इसमें। और तीसरा, व्याकरण पक्ष का प्राय अभाव होता है। अगली विधि आती है वाचन विधि। वाचन से अभिप्राय अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है, मतलब बोलना है और साथ में अर्थ भी समझना है। जब एक शिक्षक बालकों को अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़वाता है तो यह वाचन कहलाता है। देखो यहाँ शब्द महत्वपूर्ण है, पढ़वाता है, शिक्षक नहीं पढ़ता है, वह बालकों से पढ़वाता है और पढ़ने के साथ साथ छात्र उन शब्दों के अर्थ भी समझते हैं। डॉक्टर धरनाथ चतुर्वेदी के अनुसार वाचन व्यक्ति का मित्र होता है। जब एक व्यक्ति किसी लंबी यात्रा पर या बीमारी के समय अकेला होता है तो वह विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं पढ़ करके अपना समय गुजारता है। इसे समय का उत्पादक उपयोग कहते हैं। नोट, अखबार पढ़ना, कहानी या उपन्यास पढ़ना सदैव वाचन होता है। अब वाचन विधि के गुण देखिए। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, अर्थ ग्रहण करने में सहयोग करती है, ध्यान केंद्रित करती है क्योंकि लगातार जब वह पढ़ता है तब उसका ध्यान केंद्रित होता है, समय का सदुपयोग होता है। और दोष इसके सर्वमान्य समय अधिक खर्च होता है, कमजोर और छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी नहीं है क्योंकि वो अर्थ ग्रहण करने में सक्षम नहीं है और पाठ्यक्रम समय पर नहीं हो पाता। अगली विधि है आगमन निगमन विधि। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन विधियों से संबंधित प्रश्न लगभग रीट के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए देखिए इसको और समझिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर भाषा शिक्षक में आगमन और निगमन विधि का एक बार उपयोग किया जाता है। यह भाषा की महत्वपूर्ण विधि है, तो भाषा शिक्षण में इन विधियों का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। पहली विधि है आगमन विधि। आगमन मतलब आना, किधर की ओर आना, उदाहरण से नियमों की ओर आना। तो जब शिक्षण कार्य करते हुए सीखने सिखाने का प्रयास करते हैं तो वह अपने आप में आगमन विधि होती है तथा इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। पहले उदाहरण समझाएंगे और उसके बाद नियम समझाएंगे। आगमन विधि में निम्न प्रकार से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, मतलब सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आगमन के दो प्रारूप हैं, एक तो प्रयोग की प्रणाली और दूसरा सहयोग की प्रणाली, जिसमें छात्रों का सहयोग लिया जाएगा और प्रयोग वाले में शिक्षक प्रयोग करेगा कुछ उदाहरणों के साथ। आगमन विधि के सोपान, इसका क्रम देखिए। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे, उसके बाद उन उदाहरणों की तुलना और विश्लेषण किया जाएगा, तत्पश्चात सामान्यीकरण और उनका लास्ट में प्रयोग किया जाएगा। इसके गुण है मनोवैज्ञानिक विधि है, इससे क्रियाशीलता बनी रहती है, ज्ञान स्थायी प्राप्त होता है क्योंकि वो पहले उदाहरण जानते हैं, मूर्त चीज़ों को पहले जानते हैं, तर्क और चिंतन का विकास होता है क्योंकि उदाहरणों में जब तुलना होती है तो वो तर्क करते हैं आपस में। दोष इसके क्या है, समय अधिक खर्च होता है क्योंकि उदाहरणों पर अनावश्यक समय व्यय होता है, पाठ्यक्रम समय पर नहीं हो पाता, प्रतिभाशाली बालकों में निरस्ता पैदा करती है क्योंकि वे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं नियमों के बारे में। अब बात करते हैं निगमन विधि की। इस विधि में होने वाला व्यवहार आगमन विधि से ठीक विपरीत होता है। जैसे वहाँ उदाहरण से नियमों की ओर था, यहाँ पर नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें बिल्कुल उल्टा लिख देंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसको नहीं देखा है, उससे मूर्त की ओर बढ़ते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, अंश से पूर्ण की ओर बढ़ते हैं और संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। इसके भी दो प्रारूप है, एक तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली, मतलब पाठ्य पुस्तक पढ़ा करके उसको उदाहरणों से जोड़ना, और दूसरा है सूत्र प्रणाली। इसमें पहले सूत्र पढ़ाएंगे, नियम बताएंगे और उसके बाद उनको उदाहरण से जोड़ेंगे। तो निगमन विधि के सोपान देखिए, नियमों का ज्ञान, नियमों का प्रयोग, देखिए बिल्कुल उल्टा है आगमन के। इसमें सबसे पहले नियम बताए जाएंगे और उसके बाद उन नियमों का प्रयोग कैसे करना है, तत्पश्चात आंकड़ों के आधार पर नियमों का परीक्षण होगा और अंत में उदाहरण दिए जाएंगे और उदाहरणों द्वारा नियमों का सत्यापन होगा।
अब बात करते हैं निगमन विधि के गुणों की। इसमें पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष रुचिकर है और परिणाम शीघ्र प्राप्त होते हैं। लेकिन यह शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बालक प्रारंभिक तौर पर प्राय नियमों को जानने में असमर्थ होता है। दूसरा, प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कम उपयोगी है। इसमें ज्ञान अस्थायी प्राप्त होता है, क्योंकि रटने की पद्धति पर वो ध्यान देते हैं, नियम देखते ही नियम को रटना शुरू कर देते हैं। अगली विधि है रसास्वादन विधि। बहुत आसान है ये। रसों का आस्वादन यानी रसों का स्वाद लेना। तो ऐसा किसमें होगा? आप गायन वाली जो भी शिक्षण विधियां हैं जिसमें पद्य का पाठ सम्मिलित है, ठीक है, तो पद्य पाठ कविता में रसास्वादन विधि का प्रयोग होगा। इसका अर्थ, भावार्थ और गायन, इस प्रकार से इसमें शिक्षण करवाया जाएगा। कविता पढ़ाते समय रसास्वादन विधि का उपयोग किया जाता है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप, जिसमें एक शिक्षक सबसे पहले पाठ का अर्थ समझाता है, फिर उसके भावों को स्पष्ट करता है तथा अंत में कविता को राग से गाने लगता है। तब सभी बालक भी अनुकरण करने के कारण से कक्षा का जो माहौल है वो पूरा कवितामय हो जाता है, मतलब रागमय हो जाता है। बालक भी शिक्षक के पीछे पीछे गाने लगते हैं तथा कविता के वास्तविक रस की अनुभूति होती है। इसलिए इसे रसास्वादन विधि कहते हैं, क्योंकि सबको रसों का आस्वादन होता है, स्वाद आता है। इस विधि का उपयोग सबसे बाद में पाठ पढ़ाते समय होने के कारण इसे उपसंहार विधि भी कहते हैं। उपसंहार विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अंत में गायन होता है, तो एक निष्कर्ष रूप में छात्रों को समझ आता है। गुण है इसके सभी स्तरों के लिए उपयोगी है, परंतु प्रमुख रूप से प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि जो प्राथमिक कक्षा के बालक हैं वो गायन के प्रति अधिक रुचि लेते हैं। दूसरा, बालकों में कविता के प्रति रुचि जागृत होती है। दोष क्या है इसके? कुशल शिक्षकों का अभाव, जो प्राय अच्छा गाने वाले जो शिक्षक हैं उनकी संख्या बहुत कम है। और दूसरा, व्याकरण पक्ष यहाँ पर गौण हो जाता है, क्योंकि गायन पर ध्यान देने लगते हैं। अगली विधि है हमारी व्याकरण अनुवाद विधि। नाम है यहाँ पर श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। नाम ध्यान से देखिए, श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर, ये इसके जनक रहे हैं। उन्होंने पहली बार दक्षिण भारत में इस विधि का प्रयोग संस्कृत भाषा सिखाने के लिए किया था। इस विधि का नाम है व्याकरण अनुवाद। तो संस्कृत भाषा में व्याकरण का अनुवाद करने के लिए श्री राम कृष्ण गोपाल भंडारकर ने इसका प्रयोग प्रथम बार दक्षिण भारत में किया। भंडारकर के नाम के कारण से इस विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को, इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक सबसे पहले संबंधित विषय वस्तु का मातृभाषा में अनुवाद करता है। पहले उसका मातृभाषा में अनुवाद करेगा और फिर व्याकरणीय ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ठीक प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। भारत में उर्दू, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच आदि भाषाओं को सिखाते समय इसका उपयोग है। तो सभी भाषाएं जिनके व्याकरण है उनकी व्याकरण को स्पष्ट करने के लिए व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग किया जा सकता है, जहां सबसे पहले विषय वस्तु का मातृभाषा में अनुवाद होगा और फिर व्याकरणिक ज्ञान को स्पष्ट किया जाएगा। अब पढ़ते हैं हम हर्बर्टीय विधि। यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट हो या रीट हो, सब में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके जनक हैं हर्बर्ट। हर्बर्ट के द्वारा दी हुई यह विधि वर्तमान में पाठ्य योजना बनाने के लिए, स्पेशली इसका उपयोग होता है पाठ्य योजना बनाने के लिए, जो हम पढ़ाएंगे उसकी योजना बनाने के लिए। और इसमें कुल 5 पद बताए गए हैं जिन्हें हर्बर्ट की पंचपदी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि हर्बर्ट की पंचपदी में से नहीं है तो इन 5 में से कोई 3 दे देंगे और एक कोई अन्य दे देंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना करने के बाद उनका सामान्यकरण और तत्पश्चात उनका प्रयोग। कुछ निगमन विधि की तरह ये लग रहा है। हर्बर्ट की पंचपदी का उपयोग शिक्षण कार्य को रोचक और नियोजित बनाता है। नियोजित मतलब योजना के अनुरूप क्रियाओं का निष्पादन करना सीखते हैं। प्रस्तावना में क्या आएगा? वर्तमान पाठ को पढ़ाने के लिए छात्र को मानसिक तैयारी करना इस चरण के अंतर्गत आता है। इसमें प्रसंग का ज्ञान करवा करके, मतलब छात्रों के सामने पृष्ठभूमि सेट की जाती है, जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में एक भूमिका तय की जाती है। छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध कराने के प्रयास प्रस्तावना में किया जाता है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। पाठ को 2 या 3 भागों में बांट करके उसे सरल बनाकर प्रस्तुत करना। तीसरा पद है यहाँ पर तुलना का सहयोग। प्रस्तुतिकरण हो गया, प्रस्तुतिकरण के पश्चात तुलना की जाएगी। छात्रों को पूर्व संचित ज्ञान और वर्तमान नवीन ज्ञान, इन दोनों की तुलना की जाएगी तथा अन्य विषयों के ज्ञान का स्थानांतरण भी साथ साथ किया जाएगा। और तुलना के बाद सामान्यीकरण।
विद्यार्थी संचित ज्ञान के आधार पर सामान्य बातों को समझ करके उनका सामान्यीकरण करते हैं। और अंतिम पद है हर्बर्ट की विधि का प्रयोग सीखे हुए नवीन ज्ञान से निर्मित सामान्य सिद्धांत बना करके जो उन्होंने सीखा है निष्कर्ष रूप में पूरा टॉपिक को जब पूरा समझा दिया गया है तो उसके पश्चात छात्र अपने नवीन ज्ञान से निर्मित सामान्य सिद्धांत बना करके विद्यार्थियों से उनका प्रयोग भी करवाया जाता है कि आपने अंतोगत्वा क्या सीखा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको भाषा शिक्षण की इन विधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी मिली होगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और दोस्तों क्योंकि भाषा शिक्षण की विधियाँ यहीं पर समाप्त नहीं हुई है, इसलिए अगले वीडियो में हमारा अगला टॉपिक रहेगा भाषा शिक्षण की विधियों का भाग 3। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप उस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब रीट में सफल हों और इसी के साथ आपकी तैयारी आपके लक्ष्यों में आपको कामयाब बनाएं। एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।